हेलो स्टूडेंट्स, बायो के इस टॉपिक में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे हमारी क्रॉप्स के बारे में। अब देखिए, जब हम फसलों को पैदा करते हैं, जब हम उन्हें उगाते हैं, तो हम फसलों के अलग अलग हिस्से को खाते हैं। देखिए, जैसे कि अब आपको पता ही है, फ्रूट्स खाते हैं हम, सब्जियां खाते हैं। इसी तरह फसलों के कुछ ऐसे हमारे फसल होते हैं जिनके हम सीड खाते हैं। कुछ ऐसी हमारी चीज़ें होती हैं खाने की जिनका कि हम ना वेजिटेबल पार्ट खाते हैं। तो ये जो हमारी फसल होती हैं, इन्हें समझने के लिए क्रॉप्स पहले हम समझें कि क्या होती है। जब हम एक लार्ज स्केल पर अपनी पैदावार को उगा रहे हैं अपने खाने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब आप लार्ज स्केल पर अपनी फूड की नीड्स को पूरा करने के लिए फसलों को उगा रहे हैं। अब देखिए, हमारी कैसे तरह की क्रॉप्स होती है। एक तो होती है हमारी सीरियल क्रॉप्स, जैसे कि आपका हो गया गेहूँ, चावल, मेज़, ये हमारी सीरियल क्रॉप हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी होती हैं पल्सेस आपकी दालें हो गई, अरहर की दाल, मूंग की दाल आपकी, और राजमा, छोले, ये आपके पल्सेस हो गए, ठीक है। कुछ हमारे इस तरह के होते हैं जिनसे कि हमें ऑयल मिलता है, तो ये हमें फैटी एसिड्स देते हैं। ये कौन से हो गए? हमारे सनफ्लावर हो गए, हमारा मूंगफली का तेल हो गया, हमारा मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये हमारे हो गए जो हमें ऑयल दे रहे हैं। इसी तरह कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो हमारी हैं फाइबर क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि जूट की, कॉटन की, फ्लैक्स की, ये हमें फाइबर देती हैं, ठीक है। ये भी हमारी ज़रूरत है। इसी तरह कुछ हमारी फॉडर क्रॉप होती है, जैसे जानवरों के लिए हमें कैटल्स और बफेलो के लिए फॉडर की ज़रूरत होती है। इस तरह से हमारी अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं। तो इंडिया में ना जो क्रॉप्स होती हैं उसके मेनली 2 सीज़न होते हैं, राबी की क्रॉप्स और खारिफ की क्रॉप्स। तो जो हमारी राबी की क्रॉप्स होती है वो हम कब करते हैं? हमारा राबी की जो हमारा सीज़न है वो हम विंटर सीज़न में करते हैं, और जो खारिफ का है वो हम अपना जो क्रॉप्स हैं वो हम अपनी रेनी सीज़न में उगाते हैं। तो रेनी सीज़न में हम अरहर, मेज़, मिलेट ये उगाते हैं, और राबी की क्रॉप्स में जो हम उगाते हैं वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ये सब उगाते हैं। अब क्योंकि अब हमें पता है कि हम इतने 140 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, और हमारे जो फार्मर हैं ना केवल उन्हें इन 140 करोड़ के लोगों की नीड को पूरा करना है, बट उसे अपना प्रॉफिट भी देखना है। तो इंडिया का ना हमारा एक सबसे बड़ा एक बात है हमारी कंट्री में, कि हमारी कंट्री को एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में माना जाता है। वर्ल्ड में ऐसी 12 कंट्रीज़ हैं जो कि मेगा बायोडाइवर्सिटी की उसके अंदर आती हैं। टॉपिक मैं बोलूँ, मेगा बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं, जिनके अंदर फ्लोरा एंड फौना का बहुत बहुत रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है, और उन 12 कंट्रीज़ में से एक हमारी इंडिया है। इसके अलावा इंडिया में जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि हमारे यहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से क्या होता है कि सबसे पहले तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारी कंट्री का। दूसरा, हमारी कंट्री में लैक ऑफ फ्रॉस्ट, FROST, लैक ऑफ फ्रॉस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर हैं वो पूरे साल खेती कर सकते हैं। तो उन्हें किसी पर्टिकुलर उसकी ज़रूरत नहीं है कि उनको लैंड को फैलो करके छोड़ देना है या लैंड पे कुछ उगाना नहीं है। लैक ऑफ फ्रॉस्ट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये हमारी कंट्री के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? फेवर करते हैं। अब तो हमारे क्या होता है, जैसे अभी हमने करा, 2 तरह के सीज़न होते हैं, राबी की क्रॉप्स और खारिफ की क्रॉप्स। तो हमने विंटर में उगा लिया, बारिशों में उगा लिया। जो फसल हो जाती है वो करीब 4 महीने के अंदर पककर तैयार हो जाती है। इन द प्रोसेस जब किसान को अगली प्रोसेस उगानी है 4 साढ़े 4 महीने के, और अगली प्रोसेस को उसको 100 करना है, तो उसके बीच में उसके पास टाइम होता है। तो 1-1.5 महीने का टाइम होता है। तो हमारे किसान क्या करते हैं, उसके अंदर अपनी जो फील्ड है उसको खाली ना छोड़कर उसके अंदर फ्लावर्स उगा लेते हैं। अब आपको पता है कि जब हम किसी पार्टी में, फंक्शन में जाते हैं तो फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली किसानों को इससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, और हमें अपनी फ्लावर की नीड्स को, डेकोरेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए फ्लावर्स बाहर से नहीं मंगाने पड़ते। नहीं तो हम एक्जॉटिक फ्लावर्स जो हैं बाहर से ज़्यादा पैसा खर्च करके मंगाते हैं, तो वो फ्लावर्स उगा लेते हैं, या कुछ इस तरह के फ्रूट्स उगा लेते हैं जो कि कम समय में तैयार हो जाते हैं, जो किसान को एक्स्ट्रा इनकम दे जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे किसान हैं, इंडियन फार्मर्स जो हैं, उन्हें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से एक फ़ायदा हो जाता है। तो जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें हम अपनी कंट्री की हिसाब से, जो हमारी कंट्री में लैंड होल्डिंग्स हैं उसके हिसाब से हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और प्रोग्रेसिव फार्मर्स। अब स्मॉल फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स और हमारे मार्जिनल फार्मर्स और हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स। देखिए,
कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़े पीस ऑफ लैंड नहीं होते हैं, छोटे पीसेस ऑफ लैंड होते हैं, तो वो अपनी, जैसे हम बोले कि हाई मैकेनाइज्ड टूल्स यूज़ नहीं करते हैं और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, हम एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री का क्या मतलब है? हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए, इकोनॉमिक नीड्स के लिए फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। तो हम एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। तो जो हमारे फार्मर्स हैं या हमारी कंट्री का एक अभी भी, हम टोटल पॉपुलेशन का 60% लोग अभी भी खेती करते हैं। तो ये 60%, 140 करोड़ का 60% आप अंदाजे से लगा लीजिए, ये लोग अपनी अलग अलग ज़रूरतों के लिए खेती पे डिपेंडेंट हैं। तो इनमें सब तरह के फार्मर्स आ गए, हमारे स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और प्रोग्रेसिव फार्मर्स। तो ये फार्मर्स जो हैं अपनी इन ज़रूरतों को, अपनी सारी ज़रूरतों को अपनी लैंड से पूरा करते हैं। अब इन फार्मर्स के पास भी जितने रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। ये क्या होती हैं? लैंड होल्डिंग ऑफ द फार्मर, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। तो लैंड होल्डिंग की जब बात आती है तो हमारे जो फार्मर्स हैं, कुछ फार्मर्स तो हमारी कंट्री में इतने, कुछ स्टेट में ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती हैं। तो जब उनके पास बहुत बड़े बड़े पीसीस ऑफ लैंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, इतने बड़े पीसीस ऑफ लैंड पर फार्मिंग करने के लिए वो हाई मैकेनाइज्ड टूल का यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर लेते हैं और वो लेबर को हायर कर लेते हैं। तो ऐसे में उन्हें लार्ज फार्म से, अपने लार्ज फील्ड से उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन, ऑब्वियसली जब एक फार्मर लार्ज लैंड होल्डिंग रख रहा है तो उसके पास ज़्यादा पैसा है, मतलब ज़्यादा वो खर्च कर सकता है अपनी मशीन्स पर, सीड्स पर, जैसे हाई यील्डिंग सीड्स ले आते हैं हम, और मैकेनाइज्ड टूल्स पर। और इसके साथ साथ तीसरा फैक्टर, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो लगातार हमारे किसानों को, फार्मर्स को अलग अलग माध्यम से परामर्श देते रहते हैं, काउंसलिंग देते रहते हैं कि किस तरह से वो पहले अपने सॉइल की टाइप को पहचानें और फिर उस सॉइल को ट्रीट करें और फिर उसके ऊपर कोई चीज़ उगाएं, कोई भी क्रॉप उगाएं, ताकि फार्मर को ज़्यादा फ़ायदा हो। इस तरीके से हमारे यहाँ खेती करी जाती है और फार्मर्स की हेल्प करी जाती है, क्योंकि एट द एंड जो फार्मर उगाएंगे उसी पे सारा इकोनॉमी डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? ना केवल वो हमारी फूड की नीड को पूरा कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जिनमें रॉ मटेरियल वो यूज़ होता है जो कि हमारी खेतों में पैदा होता है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ फार्मर्स पर, फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। तो अगर हमारा फार्मिंग प्रोड्यूस बेहतरीन होगा, ज़्यादा होगा, क्वालिटी में अच्छा होगा, तो ना केवल हम सबको वो सस्ते रेट पर ज़्यादा मिलेगा जिससे हम सब अपनी फूड की नीड को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे, बल्कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा। अब जैसे आप बोलेंगे कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए फार्मिंग से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। तो देखिए, गेहूं को आप ऐसे तो नहीं खा सकते हैं, आप बाज़ार से क्या लाते हैं? आप बाज़ार से पिसा हुआ गेहूं लाते हैं जिसे हम आटा बोलते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो गेहूं को पीसकर आटा बनाने का काम करती हैं। अब गेहूं को पीसकर केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड, इन सारे बन हो गए आपके, ये सारी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं। इसी तरह से दालें पैक होती हैं। इसी तरीके से आपका जो फाइबर क्रॉप्स है, जैसे कि जूट है, आपका कॉटन है, ये रॉ मटेरियल का काम करता है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जूट, जितने भी आपके घर में डोर मैट हैं, आपके घर में हम बोलें और भी रस्सियाँ हैं, इन सब के लिए तो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनका रॉ मटेरियल हमें किससे मिलता है? फार्म आउटपुट से मिलता है, तो फार्मिंग आउटपुट से मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारे किसान हैं, हम उनको ट्रेनिंग देकर, हम उनको काउंसलिंग कर उन्हें उनके सॉइल के टाइप्स के बारे में समझाकर, मौसम के पैटर्न के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट रहना है उसके ज़रिए। दूसरा, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, जो फार्मर हैं, आज भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स जो हैं हमारी कंट्री में अपनी फार्मिंग के लिए, पानी की नीड के लिए बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो बारिश है, अब ऑब्वियसली बारिश है तो ये एक नेचर कॉल है, ये कभी कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर समय से पहले हो जाती है, कहीं पर होती ही नहीं है। तो किस तरीके से जो हमारे फार्मर हैं
जब बारिश होती है उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्हें उस पानी को सेव करना है। उस पानी को सेव करके जो भी वो पॉन्ड बनाते हैं, लेक्स बनाते हैं या कुओं में पानी को सेव करते हैं, उससे वो कंटिन्यूस उस सेव वाटर से कंटिन्यूस अपनी पानी की सप्लाई को पूरे साल अपने क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग जो है हमारे फार्मर्स को दी जाती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ फार्मिंग करी जाती है और जो क्रॉप्स हैं हमारी उनकी प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।